आज की क्लास में हम लोग कांस्टेंट रिलेशन के बारे में ही बातें करेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट रिलेशन के क्या एप्लीकेशंस हैं और उनसे कैसे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो बेसिक कहानी हम सब लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में। आज हम कांस्टेंट रिलेशन के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे और इस लेक्चर में कांस्टेंट रिलेशन से कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक ब्लॉक है हमारे पास, ये बड़ा सा ब्लॉक, ठीक है। और यहां पे इससे स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये स्ट्रिंग ऐसे गई है, ये क्वेश्चन होता सिंपल सा, ठीक है। इसका नाम ए है इस बड़े से ब्लॉक का, और इसका नाम बी है। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ब्लॉक ए है ना, ये इस तरफ मूव कर रहा है v नॉट से। आपको ये बताना है कि ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि आपको फील से समझ में आ रहा होगा कि यहां पे कितनी लेंथ लूज हुई उतनी लेंथ ये नीचे चला जाएगा, राइट। तो एक मेथड तो वही है कि हम लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि कितनी लेंथ लूज हो रही है और उतनी ही लेंथ इसने यूज कर ली होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को? उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, तरीका बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं कि अगर ये ब्लॉक ए वी नॉट से मूव कर रहा है, मतलब ये जो पुली है ये इस तरफ वी नॉट से आगे जा रही है, मेथड नंबर 1, ठीक है, सॉल्व करने का। ये पुली इस तरफ वी नॉट से आगे जा रही है, ये पुली इस तरफ वी नॉट से आगे जा रही है। मतलब सोचो, अगर इसने आगे लेंथ कवर की होगी एक्स नॉट, इसने आगे लेंथ कवर की होती है एक्स नॉट, तो ये पुली भी इस तरफ एक्स नॉट जाएगी, एक्स नॉट लिखता हूं वी नॉट ना, ठीक है। तो ये पुली भी इस तरफ एक्स नॉट जाएगी, इस तरफ एक्स नॉट जाएगी, राइट। तो 2x नॉट लेंथ इस वाली पुली ने लूज कर दी होगी। सिमिलरली 2x नॉट लेंथ इस वाली पुली ने लूज कर दी होगी। तो इस वाली पुली की वजह से कितनी लेंथ लूज हुई? x नॉट प्लस x नॉट, 2x नॉट। ये पुली तो फिक्स है, ये तो कुछ नहीं कर रही है। इस पुली की वजह से कितनी लेंथ लूज हुई? x नॉट प्लस x नॉट, 2x नॉट। तो 2x नॉट और प्लस 2x नॉट, टोटल 4x नॉट लेंथ लूज हो गई। और अगर 4x नॉट लेंथ लूज हुई है तो उतना ही ये नीचे जाएगा। ये समझ में आया? x डैश। तो यहां पे हम सिंपल सा बात कर सकते हैं कि कितनी लेंथ यहां पे कम हुई है। यहां पे जो लेंथ कम हुई है वो 4x नॉट कम हुई है, और यहां पे कितनी लेंथ बढ़नी चाहिए? वो लेंथ बढ़नी चाहिए x डैश। मतलब x डैश की जो वैल्यू है वो 4x नॉट के बराबर है। मतलब ये है कि v डैश जो है वो 4 टाइम्स v नॉट होगा। ये है मेथड नंबर 1, जहां पे आप लॉजिकली सोच पा रहे हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। कितनी लेंथ यहां पे लूज हुई उतनी ही लेंथ इसने नीचे आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है? मेथड नंबर 2 हो सकता है यहां पे इसको सॉल्व करने का कि हम यहां पे v एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि v1 प्लस v2 का जो एवरेज आता है वो v डैश आता है ना, जो हमने पुली के लिए सीखा था। तो वही है हमारा मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 मैं सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो एक और तरीका होता, इसको हम वापस लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन होता और अब हमें यहां पे बी डैश की वैल्यू निकालनी होती। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं मेथड नंबर 2 से,
और मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब क्या है, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, कौन सा वाला, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ये वाला, कि अगर ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V1 से, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V2 से, तो ये जो V डैश होगा वो होगा V1 प्लस V2 का डिवाइड बाय 2, V1 और V2 का एवरेज, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखो ये वाला पॉइंट जो है, क्या ये V0 से इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस तरफ आ रहा है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी V0 से इस तरफ आ रहा है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो 0 से मूव कर रहा है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ये वाला पॉइंट कितने से मूव करेगा, तो ध्यान से देखो इसका और इसका, इन दोनों का एवरेज V0 होता है, इन दोनों का एवरेज V0 होता है। तो क्या इसका मतलब इसकी वैल्यू 2V0 होनी चाहिए, ये देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, ये 2V0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट 2V0 से मूव किया, ये 0 है तो ये वाला पॉइंट इस तरफ 2V0 से मूव कर जाएगा, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है 2V0 से, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, कितने से, V डैश से कुछ मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है, दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए, V0 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहां पे वो मूव कर रहा है V डबल डैश से, मतलब V डबल डैश माइनस 2V0 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू V0 होनी चाहिए। तो यहां से V डबल डैश की वैल्यू आ गई 4V0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मूव कर रहा होगा इस तरफ 4V0 से, और ये इस तरफ 4V0 से मूव कर रहा है, तो ये वाली लेंथ नीचे आ रही है कितने से, 4V0 से। और अगर ये पॉइंट 4V0 से नीचे आ रहा है तो ब्लॉक भी नीचे से कितने जा रहा है, V डैश से जा रहा है, क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, ब्लॉक कितने से नीचे जाएगा, इसका मतलब 4V0 से इक्वल जाएगा, नीचे जाएगा, ये समझ में आया। तो एक अप्रोच आप ये भी लगा सकते हो, बस इस अप्रोच में क्या है, मेहनत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो आप इस तरीके से ये अप्रोच लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो मेथड नंबर 1 फील वाली मेथड जो है, जहां पे आपको लॉजिकली देख रहा है कि कितना लेंथ लूज हुई, उतनी लेंथ यहां पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ये वाला मेथड लगाओ तो यहां पे एक छोटा सा प्रिकॉशन रखना है, और प्रिकॉशन ये है कि ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सोचो इसकी जगह अगर अरेंजमेंट ऐसा दिया होता, कैसा, ऐसा वाला, ये अरेंजमेंट दिया होता कि ये वाला पॉइंट इस तरफ आ रहा है V1 से, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है V2 से, और ये जो पुली है वो V डैश से ऊपर जा रही है, मान लेते हैं ये पुली ऊपर जा रही होती, ठीक है। तो ये बताओ यहां पे इसका एवरेज क्या होता, क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि V डैश जो है वो V1 और V2 का एवरेज होगा, नहीं, वो हम कब लिखते हैं, इस टाइप की पुली के लिए लिखते हैं, जब दोनों स्ट्रिंग पैरेलल होती है। अगर इन स्ट्रिंग के बीच में कुछ एंगल है तो ये जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे कि यहां लेंथ आए V1 से, यहां लेंथ आए V2 से, तो इसका एवरेज जो है वो पुली मूव करेगा, नहीं, ये चीज लगाना गलत है। तो इस वाले मेथड में जब भी अप्रोच लगाओ तो ये वाली बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैं एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं इसी वाले मेथड के, ठीक है, सो दैट आप इस चीज में कंफर्टेबल हो जाओ, देन हम लोग आज की कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलो सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि जो हमारा पार्टिकल ए है, ठीक है, ये जो ब्लॉक ए है ये हमारा इस तरफ जा रहा है V0 से प्लस एक्स के अलाउंग, और इसमें कंस्टेंट ये है कि जो ब्लॉक बी है ना, ये ब्लॉक भी हमेशा के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, चिपका हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर ब्लॉक ए प्लस एक्स के अलाउंग जाएगा तो ब्लॉक बी भी प्लस एक्स के अलाउंग जाएगा। हाँ, साथ में क्या होगा, ब्लॉक बी ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ इस ब्लॉक बी की नेट वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कितने से मूव कर रहा है। और मैं आप पूछ सकता हूं कि अगर मैं ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में सीधा नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है वो पूछ सकता हूं मैं। तो वो आपको निकालना है कि ये ब्लॉक नीचे कितने से आ रहा है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से मूव कर रहा है, दोनों चीज पूछी गई है। ऐसा ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी सेम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक इस वेज के साथ कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये जो कांटेक्ट है वो लूज नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो ब्लॉक मूव कर सकता है वो वेज के ऊपर या नीचे मूव कर सकता है, राइट। तो वेज के रिस्पेक्ट में या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा,
लेकिन मैंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी होगी वो आपको निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करो। 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पे आप लॉजिकली करना चाहो, कैसे करना चाहो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि अगर ब्लॉक ए आगे की तरफ जा रहा है V0 से और ब्लॉक बी को साथ चिपक के जाना है, तो कंफर्म है कि ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ V0 से जा रहा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जी समझ में आई। और साथ में ये ब्लॉक नीचे भी जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि जैसे ही ब्लॉक ए आगे जाएगा ये लेंथ कम हो जाएगी, और अगर ये लेंथ कम हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। और कितने से लेंथ कम हो रही है तो बहुत सिंपल तरीका देखने का, देखो ये वाली लेंथ कितने से कम होगी? ये वाली लेंथ हमारी, अगर मान लो ये जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए आगे जाता है x0, तो ये वाली लेंथ x0 कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुली तो फिक्स है, ये पुली कहीं मूव नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से कोई लेंथ चेंज नहीं हुई है। ये वाली पुली आगे मूव कर रही है V0 से, तो इसकी वजह से लेंथ चेंज हो जाएगी। और कितनी लेंथ कम होगी? ये भी लेंथ लूज कर देगा। कितनी लेंथ लूज कर देगा? x0। तो टोटल कितनी लेंथ लूज हो गई? ये लेंथ x0 कम हो गई, ये लेंथ x0 कम हो गई। तो जो 2x0 लेंथ बची वो कहां जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। ये समझ में आया? इसका मतलब अगर ये ब्लॉक ए V0 से मूव कर रहा है तो ये कितने से मूव कर रहा है? 2V0 से नीचे की तरफ और V0 से आगे की तरफ। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो ब्लॉक बी जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक बी जो है आगे की तरफ जा रहा होगा V0 से और नीचे की तरफ आ रहा होगा 2V0 से। ये समझ में आया? ये आंसर है। हां, अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता कि ये बताओ ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी कैसे मूव कर रहा है, तो क्या ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी नीचे मूव कर रहा है? अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखता तो विथ रिस्पेक्ट टू ए ये जो ब्लॉक बी है ये नीचे की तरफ जाएगा 2V0 से, क्योंकि ये वाला V0 तो कैंसिल हो जाएगा, ए अपने आप को स्टॉप करेगा तो ये V0 कैंसिल हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आई तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करता तो क्या कहानी होती, ठीक है। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो यहां पे इसको हटाते हैं, ए को स्टॉप करेंगे और ए को स्टॉप करेंगे तो ये वाली पुली जो है, ये वाली पुली कितने से मूव करने लग जाएगी? ये वाली पुली जो है वो इस तरफ मूव करने लग जाएगी, कितने से? V0 से। ये समझ में आया? और ये वाली पुली रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली पुली ए से कनेक्टेड है, ए रेस्ट पे है तो ये वाली पुली भी रेस्ट पे है। अब जरा देख के समझो, क्या इस पुली की वजह से ये वाली लेंथ कम हुई V0 से, ये वाली लेंथ कम हुई V0 से, तो टोटल लेंथ 2V0 से बढ़ जाएगी इस तरफ। ये समझ में आया? अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व किया होता तो ये वाली पुली रेस्ट पे जाती, ए रेस्ट पे जाता, और ये वाली पुली V0 से पीछे तरफ मूव करती। मतलब यहां से लेंथ लूज हुई V0 की रेट से, यहां से लेंथ लूज हुई V0 की रेट से, तो अभी 2V0 की रेट से लेंथ लूज हो रही है, तो वही लेंथ कौन यूज कर लेगा? बी नीचे की तरफ यूज कर लेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए बी जो है वो नीचे आएगा 2V0 से। समझ में आया? और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे भी जा रहा होगा, तो एक V0 और एक 2V0। ये छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में बात करूं मैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ सी निकालनी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आंसर निकालना है। तो ये देखो कैसे करोगे, तो मैं इसको करता हूं लॉजिकल अप्रोच से। तो जरा देखो, ये 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये वाली पुली भी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ये वाली पुली भी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड से। तो जरा देखो कितनी लेंथ कम हो रही है। इस तरफ 4 मीटर कम हुआ, ध्यान से देखना, 4 मीटर इसने लूज कर दी, इसने लूज की 4 मीटर, इसने लूज की 4 मीटर। इस वाली पुली की वजह से कितना लूज हुआ?
8 मीटर। इस वाली पुली की वजह से कितना लूज होगा? 8 मीटर। 4 मीटर इस तरफ और 4 मीटर इस तरफ। ये समझ में आया? तो 4 मीटर यहां लूज हुआ, 4 मीटर यहां लूज हुआ और 8 मीटर इस पुली की वजह से लूज हुआ। तो टोटल कितनी लेंथ लूज हो गई इस पुली की वजह से? 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 मीटर लेंथ लूज हो चुकी है इनकी वजह से। क्या इसकी वजह से कुछ लूज हुआ? नहीं। इसकी वजह से कुछ लूज हुआ? नहीं। ये पुली तो रेस्ट पे है, तो इनकी वजह से कुछ चीज लूज नहीं, कुछ लेंथ लूज नहीं हुई। मतलब टोटल 20 मीटर लेंथ लूज हुई इस तरफ से। तो वो 20 मीटर लेंथ, ये वाली पॉइंट जो है वो 20 मीटर लेंथ लूज कर चुका है। मतलब ये वाला पॉइंट 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा होगा। आप चाहो तो V एवरेज V1 प्लस V2 का जो एवरेज आता है उस वाले अप्रोच से भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट 20 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। और देखो ये वाला पॉइंट जो है, सिंस ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा? नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ 10, एवरेज आ गया नीचे की तरफ 5, राइट? तो नीचे की तरफ 5 एवरेज आ गया। इसका मतलब V डैश जो है वो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये चमका, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहानी है सुनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कहानी है कि यहां पे अगर आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व करोगे तो क्या कहानी होगी, ठीक है। तो एक तो है इसको सॉल्व करने का लॉजिकल अप्रोच, ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं तो कैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है? ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, ध्यान से सुनना। ये ब्लॉक जो है वो इस तरफ जा रहा है V0 से, ठीक है। इस तरफ V0 से जा रहा है तो ये वाली लेंथ कितने से कम हो रही है? V0 से कम हो रही है। और ये वाली लेंथ V0 से कम हो रही है तो ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? ये लेंथ कम हो गई, ये लेंथ कम हो गई, इसका मतलब इधर लेंथ लूज हो गई। तो ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ V0 से आ रहा होगा। ये समझ में आया? ये वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा V0 से, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या मेरा ब्लॉक B जो है, इधर लिख देता हूं, तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा ब्लॉक B है वो इस तरफ आ रहा है V0 से और इस तरफ जा रहा है V0 से। ये चीज चमकी? क्या लिखा है मैंने कि नीचे की तरफ भी V0 से और इस तरफ भी V0 से। सोच के देखो, अगर ब्लॉक A प्लस एक्स के लॉन्ग V0 से जाएगा और ब्लॉक B को इसके ऊपर रहना है, कांटेक्ट लूज नहीं करना, तो ऑब्वियसली बात है जितना ब्लॉक A एक्स के लॉन्ग मूव किया है उतना ही तो ब्लॉक B को मूव करना पड़ेगा एक्स के लॉन्ग, तभी तो कांटेक्ट लूज नहीं होगा। तो इस तरफ जाएगा V0 से और नीचे गिर जाएगा V0 से, ठीक है। यह है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो समझाने के लिए मेरे पास एक और अप्रोच भी है। आप क्या करो, आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को आप विथ रिस्पेक्ट टू वेज सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो वेज है इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। तो वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो ध्यान सुनना क्या कहानी है। वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, ये है हमारे पास बी, ये पुली है। तो वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, इसका मतलब क्या है? वेज तो रेस्ट पे आ गया और वेज रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये पुली भी रेस्ट पे है और वेज रेस्ट पे है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा होगा V0 से, क्योंकि ब्लॉक ए ने अपने आप को स्टॉप किया होगा और V0 इस तरफ दे दिया होगा। ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये वाली लेंथ कितने से कम हो रही है? V0 से कम हो रही है। ये वाली लेंथ V0 से कम हो रही है, देख लो। और ये अगर V0 से कम हो रही है तो ये वाली लेंथ क्या करेगी? V0 से बढ़ जाएगी। मतलब ये जो ब्लॉक V है वो नीचे की तरफ आएगा V0 से। वही तो बोला था थोड़ी देर पहले, ये समझ में आया? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा V0 से। ये समझ में आया? तो अगर मैं B की बात करूं तो B जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू A नीचे आ रहा है V0 से, ठीक है।
और अगर ये V0 से नीचे आ रहा है और अगर इसी चीज को मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं, अगर मैं ब्लॉक बी को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं तो ये क्या होता है, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सिखाया था बचपन में, राइट? यही होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड कर दो, यही तो होगा। मतलब इसमें आप क्या करो, ये जो पार्टिकल है वो बी के रिस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा है V0 से, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसमें ए की वेलोसिटी क्या कर दो, ऐड कर दो। ए की वेलोसिटी इस तरफ है और ए की वेलोसिटी इस तरफ है, वो ऐड कर दी। तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सेम आंसर नहीं आ गया कि प्लस एक्सेस के लॉन्ग जा रहा है V0 से, नीचे गिर रहा है V0 से, तो ओवरऑल ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विथ रिस्पेक्ट टू ए नीचे आएगा। आई थिंक मेथड नंबर 2 से ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये अच्छे क्वेश्चन थे जो भी मैं करवा रहा हूं, ठीक है, कंस्ट्रेंट के। अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिलेशन, जहां पे हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे एक्सेलरेशन कि ये बी का एक्सेलरेशन क्या है, ये बताओ। जैसे यही क्वेश्चन होता, ये ब्लॉक बी नीचे आता तो ए इस तरफ जाता, तो आपसे पूछते कि ये बताओ बी का एक्सेलरेशन कितना है, ए का एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं, देन हम जो अच्छे क्वेश्चन है उनके बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट रिलेशन से है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वेज है, ठीक है, और इस वेज से ये एक पुली कनेक्टेड है और इस पुली से ये एक ब्लॉक कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वेज ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, वेज का नाम ए है, ब्लॉक का नाम बी है, और यहां पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो वेज है ये मूव कर रहा है इस तरफ, कितने से, A0 से, ठीक है। चाहो तो इसकी लेंथ थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेज है वो मूव कर रहा है प्लस एक्सेस के लॉन्ग A0 से, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक बी है वो नीचे आएगा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ए ये ब्लॉक बी नीचे आएगा। और यहां भी सेम कंडीशन है कि ए और बी कभी कांटेक्ट लूज नहीं कर रहे हैं, साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमसे पूछा गया होता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ऐसा पूछते, तो कैसे सॉल्व करके निकालोगे। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। स्टेप नंबर 1 ये है फाइंड कांस्टेंट रिलेशन इफ एनी। अगर क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट रिलेशन आपको दिख रहा है तो आप वो कांस्टेंट रिलेशन लिख लो। जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, और क्या है वो कांस्टेंट रिलेशन, तो देखो ये जो ब्लॉक ए है ये इस तरफ जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किससे, A0 से मूव कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक बी है वो नीचे की तरफ आएगा A' से और आगे की तरफ जाएगा A0 से, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, है ना। तो नीचे भी आ रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा। अब कांस्टेंट रिलेशन क्या है आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे अगर आप बात करो इस लेंथ की, तो ये जो लेंथ है वो कितने से कम हो रही है, ये पुली से कनेक्टेड है, ये जो ए और पुली आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और ए और पुली आपस में कनेक्टेड है, तो होगा क्या, ए मूव कर रहा है प्लस एक्स के लॉन्ग A0 से, तो पुली भी A0 से मूव कर रही है, मतलब ये वाली लेंथ कितने से कम हो रही है, A0 से कम हो रही है। तो ये वाली लेंथ कितने से बढ़नी चाहिए, A0 से बढ़नी चाहिए, मतलब A' की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहां पे A0 आ गई। ये आपको देख के समझ में आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मैंने, ऐसा ही, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, सिंस हम यहां पे एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी इन कॉमन फ्रेम।
आप एक कॉमन फ्रेम ले लो, या तो आप विथ रिस्पेक्ट टू ए बात कर लो या फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर लो, राइट। और उस कॉमन फ्रेम में ए का एक्सटेंशन क्या है, बी का एक्सटेंशन क्या है वो लिख लो, ठीक है। या फाइंड ना करके राइट लिखना चाहिए था, राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी इन कॉमन फ्रेम, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास ए है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो मूव कर रहा है इस फ्रेम में वो कितने से मूव कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं ग्राउंड फ्रेम की बात कर लेता हूं। हम किस फ्रेम की बात कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम की। तो ए मूव कर रहा है इस तरफ ए नॉट से, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है वो मेरा मूव कर रहा है इस तरफ ए नॉट से और नीचे की तरफ ए नॉट से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सी कहानी है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में है ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच बॉडी एंड अप्लाई द कंडीशन, एंड अप्लाई द कंडीशंस, राइट। कंडीशंस कौन सी वाली, कि अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0, अगर मोशन कर रहा है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई, यही करना होता है। तो अब हम यहां पे ए का अलग एफबीडी बनाएंगे, बी का अलग एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो ए और बी का एफबीडी मैं चलो इस तरफ ही बना लेता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर फिगर हो जाएगा। तो अगर ढंग से देखो तो हमारी बॉडी ए क्या थी, बॉडी ए जो है वो हमारी ऐसी कुछ थी और यहां पे एक पुली कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे साथ में पुली है, ये है हमारी बॉडी ए और ये है हमारी बॉडी बी। अब अगर आप ए का एफबीडी बनाओगे तो ए पे एफबीडी बनाओगे, सबसे पहले देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पुली पे एक टेंशन इस तरफ लग रहा है, एक टेंशन इस तरफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बैज पे खुद का एक mg लग रहा है और ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल लग रहा है एन डैश, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ, ए और बी आपस में कांटेक्ट में थे तो इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, मतलब इसने इसको पीछे की तरफ पुश किया होगा एन से, एन नॉट बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया ए का एफबीडी, और कुछ है एफबीडी में, और कुछ तो नहीं है। चलते हैं बी की तरफ, बी का एफबीडी बनाएंगे तो बी पे एक तो इस तरफ लग रहा था एन नॉट, एक लग रहा है नीचे की तरफ खुद का mg। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ब्लॉक का मास mm गिवन है, स्मॉल m, ठीक है। और एक लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे साथ में आप एक्सलेशन भी लिख लो, तो इसका एक्सलेशन जो है वो इस तरफ है a नॉट और इसका एक्सलेशन जो है वो इस तरफ है a नॉट और नीचे की तरफ भी a नॉट। अब क्या करना है, अप्लाई द कंडीशन। तो कंडीशन अप्लाई करोगे तो कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, यहां पे देखोगे तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स और सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई। लेकिन आपको y में इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा पार्टिकल x का लॉन्ग मूव कर रहा है, तो y में इक्वेशन लिखोगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा, राइट। सीधा x का लॉन्ग इक्वेशन लिख लो, अपना काम हो जाएगा। तो यहां पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम ए एक्स, इस बॉडी के लिए, ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, x का लॉन्ग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो x का लॉन्ग एक t लग रहा है और एक n नॉट लग रहा है। तो पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है इसलिए t माइनस एन नॉट, इसकी वैल्यू एम ए नॉट। और कुछ लिखना है क्या, सिग्मा एफ वाई वाली कंडीशन लिखने की जरूरत है नहीं, नेट फोर्स 0 है वाई डायरेक्शन में क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। आप लिखो b के लिए इक्वेशन, और b के लिए इक्वेशन लिखोगे तो यहां पे पार्टिकल x का लॉन्ग मूव कर रहा है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए एक्स लगाओगे। x के लॉन्ग देखोगे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एन नॉट इज इक्वल्स टू एम ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1 2 ये हो जाएगी हमारी कौन सी 2, ठीक है। और पार्टिकल y के लॉन्ग भी मूव कर रहा है तो यहां मुझे सिग्मा एफ वाई भी लिखना पड़ेगा। और पार्टिकल y के लॉन्ग के कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए हो जाएगा ये mg माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए नॉट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमें हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। तो कर लेते हैं फिर तीनों को सॉल्व, ठीक है। तो अप्रोच समझ में आया, क्वेश्चन में अप्रोच क्या थी, क्वेश्चन में अप्रोच वही थी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल लो, उसके बाद हर एक बॉडी का एफबीडी बना दो और सॉल्व कर लो, ये तो बोला था हमने, वही कर रहे हैं यहां पे भी, ठीक है। तो यहां पे तीनों इक्वेशंस को मैं एक साथ लिखता हूं सॉल्व करने के लिए, तो ये आ जाएगा t माइनस एन नॉट इज इक्वल टू एम ए नॉट।
इसकी इक्वेशन है एन नॉट, इसकी वैल्यू भी एम ए नॉट, और ये है एम जी माइनस टी, इसकी वैल्यू भी एम ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1 2 3 सम कर दो, सम करोगे एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, टी से टी कैंसिल, इस तरफ आ गया एम जी इक्वल टू 3 एम ए नॉट, एम से एम कैंसिल हो गया, ए नॉट की वैल्यू आ गई GY3, ए नॉट की वैल्यू GY3 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा जो पार्टिकल ए है, हमारा जो पार्टिकल ए है उसका एक्सेलरेशन कितना था? उसका एक्सेलरेशन था ए नॉट आई कैप, बोले तो GY3 आई कैप। हमारा जो पार्टिकल बी है इसका एक्सेलरेशन क्या था? ये था ए नॉट आई कैप माइनस ए नॉट जे कैप, ये लिखा हुआ है देखो, वैल्यू छाप दो तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा GY3 आई कैप माइनस GY3 जे कैप। ये इस सवाल का आंसर है। ये समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को मैं अच्छे क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है, कंसंट्रेशन निकाल लो, उसके बाद हर एक बॉडी का एफबीडी बना दो और हर एक बॉडी के लिए इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है। अब यहां पे मेहनत ज्यादा होती है और साथ में कभी कभी लोग कांस्टेंट रिलेशन गलत निकाल लेते हैं, जैसे ये वाला ए नॉट लेना भूल ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम अच्छे क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेहनत ज्यादा है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। तो वो अपन को नहीं करना है गलतियां, ठीक है। अपन को इज्जत से आराम से सॉल्व करना है और एक बार में सही आंसर निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और दे रहा हूं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये पता करो कि आप कितना कंफर्टेबल हो इस वाले मेथड में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पे क्या करना है आपको, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, ठीक है। अब आपको हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहां पे भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो ब्लॉक है अगर ये तुम्हारा इस तरफ जाएगा ए नॉट से तो ये नीचे की तरफ गिरेगा ए डैश से, और ये जो है ए नॉट जा रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये जो ए डैश आ रहा होगा नीचे की तरफ वो आ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए डैश प्लस ए नॉट दोनों होंगे, ठीक है। आपको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ ईच बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कॉमन सेंस है कि अगर एक्सप्रेशन ऑफ ईच बॉडी पूछा गया तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहे होंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा तुमको 5 से 10 मिनट का, ठीक है। अच्छी खासी मेहनत लगेगी और अप्रोच वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताई थी। तो फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की अप्रोच है वो सिंपल सी कहानी है कि पहले तो आप निकाल लो कोई कांस्टेंट रिलेशन, अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ है वो ए नॉट से कम हो रही है, तो ये वाली लेंथ जो है वो ए नॉट से बढ़ जाएगी, मतलब जो ए डैश की वैल्यू है वही ए नॉट है, ठीक है। ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद फिर बोला गया कि हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन लिखो। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये जो बॉडी ए है इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए नॉट है, और अगर मैं बॉडी बी की बात करूं तो ये जो बॉडी बी है इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो इस तरफ था ए डैश जिसकी वैल्यू ए नॉट है और एक इस तरफ है ए नॉट। ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया कि हर एक बॉडी का एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो हर एक बॉडी का मैं एफबीडी बना लेता हूं, ठीक है। और एफबीडी बनाऊंगा तो यहां पे सबसे पहले बात कर रहा हूं वेज का एफबीडी बनाते हैं। ध्यान से देखना वेज का एफबीडी कैसा बनेगा। ये हमारा वेज है और ये यहां पे पुली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेज पे बात करोगे तो एक तो यहां पे खुद का एक लग जाएगा mg और एक लग जाएगा खुद का नॉर्मल रिएक्शन एन डैश। जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बना दिया, बाय डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको, और यहां पे दिख रहा है कि इस पुली पे एक टेंशन ये फोर्स लग रहा होगा और एक टेंशन ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, जिसका और ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, और यहां पे ए और बी के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है
और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स यहां से ऐसे पास करेगा, ये नॉर्मल फोर्स होगा, और इसको मैंने बोल दिया एन नॉट, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स के अगर मैं दो कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन का कॉस थीटा और ये वाला आ जाएगा एन का साइन थीटा। ये हमने एफबीडी बनाया है ए का। सिमिलरली हम बी का एफबीडी बनाएंगे, तो बी का एफबीडी बनाओगे तो बी के एफबीडी में क्या कहानी है, ये है हमारे पास बी, और बी के एफबीडी में ये जो mg के दो कंपोनेंट लगेंगे इस तरफ, ठीक है। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, ये हो गया mg का cos थीटा, ये हो गया mg का sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और इसके परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट। ये हमने हर एक बॉडी का एफबीडी बना दिया। अगर वहां पे एफबीडी क्लियर देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं फिर से एक और बार एफबीडी बना दूं क्या? चलो बना लेते हैं एक और बार, है ना। तो यहां पे ये था हमारे पास बॉडी ए। बॉडी ए के एफबीडी में मैंने क्या क्या देखा, मैंने देखा कि यहां पे इस तरफ लग रहा है टेंशन और एक इस तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। वाई वाले से मेरे को मतलब नहीं है तो वाई वाला मैं बना नहीं रहा। और मैंने देखा यहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा एन का साइन थीटा और ये आ जाएगा एन का कॉस थीटा। ये इसका एफबीडी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने बात की बी के बारे में, तो बी जो था बी हमारा इस तरफ था, ठीक है, और बी पे यहां पे कंपोनेंट ऑलरेडी हो ही रखे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट जो है, तो v का कंपोनेंट एक इस तरफ है mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन एन नॉट, और इस तरफ टेंशन। ये हमने हर एक बॉडी का एफबीडी बना दिया। और क्या चाहिए हमको, एफबीडी के साथ में हमको ये भी चाहिए कि ये बताओ इन बॉडीज की एक्सेलेरेशन किस तरफ है। तो अगर मैं एक्सेलेरेशन की बात करूं तो ये जो बॉडी है ये इस तरफ एक्सेलेरेट कर रही है ए नॉट से, और अगर मैं बॉडी बी की बात करूं तो बॉडी बी इस तरफ नीचे की तरफ ए नॉट और इस तरफ एक्सेलेरेशन ए नॉट, और ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ये समझ में आया बॉडी बी का एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो यहां y डायरेक्शन में तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, पार्टिकल सिर्फ x में मूव कर रहा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन मैं लिख दूं, क्या इसके लिए मैं इक्वेशन लिख दूं कि सिग्मा fx इज इक्वल टू max, लिख देते हैं। सिग्मा fx क्या है, तो x के लॉन्ग देखो नेट क्या है, ये t लग रहा है और t के भी दो कंपोनेंट हुए हैं इधर, t के भी दो कंपोनेंट्स हुए हैं, ये t का cos थीटा और ये t का sin थीटा। तो नेट फोर्स क्या है, x के लॉन्ग t माइनस t cos थीटा और एक लग रहा है n sin थीटा, इसकी वैल्यू m ए नॉट के बराबर। इस वाले के लिए जो मैंने x और y माना है, इस तरफ x माना है, इस तरफ y माना है, कोई दिक्कत नहीं है। y के मैं इसके लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और सुनते हैं इस तरफ आगे, जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूं तो आपकी इच्छा है आप किस तरफ x मानो किस तरफ y मानो। आप चाहो तो ओरिजिनल x ओरिजिनल y के लिए सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन कर रखे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन में जो x y मान रहा हूं, इस तरफ x मान रहा हूं, इस तरफ y मान रहा हूं। कोई दिक्कत है, हमारी चॉइस है किस तरफ x मानना है किस तरफ y मानना है। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो यहां पे मुझे एक एक कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे, इसका मतलब तो मैं एक एक कंपोनेंट और कर लेता हूं। एक एक कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ठीक है। और ए का ये वाला कंपोनेंट है ए नॉट का साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट है ए नॉट का कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेता हूं कि ये पार्टिकल जो है वो बी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स लगा देते हैं। पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी, इसकी वैल्यू एम ए एक्स, एम ए एक्स कितना है इसका, ए नॉट माइनस ए नॉट कॉस थीटा, ए नॉट माइनस ए नॉट का कॉस थीटा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि यहां पे मेहनत ज्यादा है, तो पर वही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन लिख रहे हैं अच्छे से। देन यहां पे मुझे सिग्मा एफ वाई भी लिखना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल वाई के लॉन्ग भी एक्सलेट कर रहा है, तो यहां पे हम लिख देते हैं सिग्मा एफ वाई, इसकी वैल्यू एम ए वाई के बराबर, ठीक है।
और सिग्मा एफ वाई क्या है यहां पे, तो सिग्मा एफ वाई आप लिखोगे वाई के अलोंग, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो एम जी कॉस थीटा माइनस एन, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, इसकी वैल्यू एम ए नॉट साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई, ये सब हटा देता हूं मैं जो भी लिखा हुआ है इस तरफ। अब देखो हमारे पास ये 3 मेन इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है t 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इसकी वैल्यू एम ए नॉट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है एम जी साइन थीटा माइनस टी, इसकी वैल्यू एम ए नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थर्ड इक्वेशन है एम जी कॉस थीटा माइनस एन, इसकी वैल्यू एम ए साइन थीटा। अब करना क्या है, अब आपको इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक टी वेरिएबल है, एक एन वेरिएबल, एक ए वेरिएबल है। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करोगे कैसे सॉल्व, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा है, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, जैसे करना चाहो, ठीक है। मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, मेरे को तरीका अच्छा लग रहा है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, कि मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 देखूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है टी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इसकी वैल्यू एम ए नॉट, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं टी की वैल्यू यहां से उठा के छाप दूं और एन की वैल्यू यहां से उठा के छाप दूं, इनकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में छाप दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा ए नॉट, और उसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, टी नॉट की वैल्यू छाप देता हूं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे सिंप्लीफाई करना चाहो, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। तो टी की वैल्यू छाप देते हैं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, इस टी की वैल्यू यहां से आ जाएगी एम जी साइन थीटा। मेरे को लग रहा है मेरे को पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ा टर्म बनेंगे इस तरफ, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है टी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, इसकी वैल्यू एम ए नॉट, वैल्यू छाप देते हैं। टी की वैल्यू कितनी पाएगी, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा। तो टी की जो वैल्यू है वो है एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये टी की वैल्यू है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एन की वैल्यू छापनी है। एन की वैल्यू यहां से निकालोगे क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा। तो एन की जो वैल्यू है वो है एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन थीटा। इस पूरे में मल्टीप्लाई किया किसका, साइन थीटा का, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एम ए नॉट के इक्वल होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है वो एम ए नॉट के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो देख के समझ में आ रहा होगा कि ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म बन गया एम जी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा एम ए नॉट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये टर्म सिंप्लीफाई हो गया। इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, माइनस एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू एम ए नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। जैसे इस टर्म को खोलूंगा मैं तो यहां पे क्या बनेगा, ये वाला टर्म बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा माइनस एम ए नॉट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये ओपन कर लिया। ये टर्म क्या लिखा हुआ है, प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू एम ए नॉट। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ध्यान से देखो। ये जो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहां माइनस का था, यहां प्लस का था, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे
तो ये cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरफ क्या बना, इस तरफ बन गया mg sin थीटा माइनस ये m नॉट वाले टर्म को कंबाइन कर देता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस m नॉट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू m नॉट, ये 1 बन गया। और सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आ गया mg sin थीटा, इसकी वैल्यू उस तरफ m नॉट भेज दो, ये कितना हो गया 1 और 1 2 हो गया था, ठीक है। तो 2 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, ये 1 कहां से आया, ये 1 आया ये वाला m नॉट, ठीक है। यहां से भी m नॉट इसको इस तरफ भेज दिया, m नॉट को कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा। तो यहां से कितना बन गया, m से m कैंसिल हो गया, a नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई तुम्हारी g sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 cos थीटा, ये इसका आंसर है। और इतना लंबा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एक तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमसे कुछ बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, और दूसरी बात कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है इस मेथड के थ्रू हम लोग आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर यही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो क्या करें, क्या इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे पास कोई और अप्रोच है? तो जवाब है जी हां, हमारे पास एक और अप्रोच है, और वो अप्रोच इससे थोड़ा कम टाइम लेती है। मेहनत तो वहां भी है, ऐसा नहीं मेहनत वहां नहीं है, लेकिन थोड़ा कम टाइम लेती है और थोड़ी लॉजिकल भी अप्रोच है। तो हम क्या करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को उस अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं, फिर मैं उस अप्रोच के थ्रू उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो इसके लिए फिर हम लोग देख रहे हैं मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 जो है वो काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। क्या है पहले वो सीख लेते हैं, वो मेथड क्या है, ठीक है। ये मेथड का नाम है न्यूटन्स लॉस फॉर अ सिस्टम, कि यहां पे आप सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हो। तो सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि हम जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे इस क्वेश्चन में बेस था और इसके ऊपर ये ब्लॉक था, ठीक है। तो ये हमने 2 ब्लॉक माने, इनको हमने सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, और ये दोनों इस तरफ कुछ ए नॉट से जा रहे होंगे, कुछ ए कॉमन से, ठीक है। तो क्या इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि सिग्मा एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए कॉमन, जो भी कॉमन एक्सलेशन है इन दोनों का, उससे दोनों मूव कर रहे होंगे। क्या मुझे ये न्यूटन लॉस ऑफ सिस्टम सुन के क्या तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा पॉइंट आ रहा है कि हम कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो ये गलत है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पे इसका नाम है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन फॉर सिस्टम। हम यहां पे पहले बार सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, तो सवाल यह है कि हम यहां पे सिस्टम नहीं मान पा रहे, हम इस तरीके से सिस्टम नहीं मान पाएंगे। ये सिस्टम क्या है, ये है ऐसा वाला क्वेश्चन, जैसे एक ब्लॉक ये था, एक ब्लॉक ये था, राइट, यहां फोर्स एफ लगाया, यहां मास एम, यहां मास एम, इस पूरे को हम सिस्टम मान लेते थे, और हम बोलते थे कि यहां पे एफ इज इक्वल टू टोटल मास इनटू दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन, यही लिखते थे, और एक ही वैल्यू आती थी एफ बाई टू एम। यहां पे हमने सिस्टम मान पाया है, ये वाली अप्रोच ये है, ठीक है। लेकिन हम ये अप्रोच अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे इसको उस तरीके से सिस्टम नहीं मान रहे जिस तरीके से ये मैंने बोला है। यहां पे सिस्टम मानने का मतलब क्या है, हम यहां पे सिस्टम मान रहे हैं फॉर फोर्सेस। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बोलना चाह रहा हूं कि इस तरीके से करना हमको अलाउड है कि यहां पे नहीं, क्योंकि यहां पे ए और बी क्या हो रहा है, ये बी नीचे स्लाइड कर रहा है, ए आगे बढ़ रहा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पे सिस्टम इस तरीके से नहीं मान रहे हैं। यहां पे हम सिस्टम मानने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहां पे सिस्टम मानने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इस केस में मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल फोर्स अगर मुझे लिखना हो अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मुझे इस पूरे केस के लिए टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिखना हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि जो F1 फोर्स ऑन ये बॉडी 1 पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, मेरे पास 10 बॉडी है सिस्टम में, ठीक है।
तो मैंने बोला कि ये बताओ नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो वो होगा कि बॉडी 1 पे एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, प्लस बॉडी 2 पे कितना फोर्स है, प्लस बॉडी 3 पे कितना फोर्स है, प्लस बॉडी 4 पे कितना फोर्स है, एंड सो ऑन। ये चीज करना तो मेरे को अलाउड है, तो मैं यहां पे इसको सिस्टम नहीं मान रहा हूं। मैं यहां पे सिस्टम मानने का किस सेंस में बात कर रहा हूं, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि अगर मुझे पूरे सिस्टम पे एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स देखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एफ नेट अलोंग एक्स, बॉडी 1 पे एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स को क्या हम लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको लिख सकते हैं मास इंटू इसका एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग। हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन फॉर सिस्टम में हम बात करेंगे कि टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम m1 a1x, m2 a2x, m3 a3x इसकी फॉर्म में लिखेंगे, राइट। हमने ये थोड़ा ना लिखा हुआ है कि टोटल मास इंटू ए कॉमन, नहीं, m1 a1x प्लस m2 a2x प्लस m3 a3x ये लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज लिखना बिल्कुल वैलिड है। तो हम यहां पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं कि सिस्टम मानेंगे और हम टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस को इस तरीके से लिखेंगे, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस को भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्या कहा मैंने, क्या नहीं कहा, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन को, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो जरा ये जो मैंने क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, अभी तुरंत फील आ जाएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो जैसे हमने इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये ब्लॉक ए था, इसके ऊपर ये बी है और यहां पे हमारी पुली है और ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा था ए नॉट से और इसके रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा है ए डैश से। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका है वही जो नॉर्मल अप्रोच है। स्टेप नंबर 1 क्या है, फाइंड कांस्टेंट रिलेशन इफ एनी। अगर कोई कांस्टेंट रिलेशन है तो वो फाइंड आउट कर लो। हमें दिख रहा है कि यहां पे कांस्टेंट रिलेशन क्या है कि ए डैश की वैल्यू ए नॉट तो होगी, अच्छी बात है, और कुछ नहीं, यही एक कांस्टेंट रिलेशन है। और दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, राइट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी इन कॉमन फ्रेम। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन लिख देता हूं। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए जो है वो इस तरफ जा रहा है ए नॉट से, और बी जो है बी हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ आ रहा है ए नॉट से और प्लस एक्स के लॉन्ग भी जा रहा है ए नॉट से। ये समझ में आया? तो हमने इनके एक्सेलरेशन भी लिख लिए। अब क्या चाहिए, अब सिंपल सी कहानी है, आप एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो। लेकिन अब यहां पे एफबीडी हम इंडिविजुअल बॉडी का नहीं बना रहे, हम यहां पे एफबीडी बनाएंगे इस पूरे सिस्टम का। क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, स्टेप नंबर 3 है ड्रॉ एफबीडी ऑफ सिस्टम। और जब मैंने सिस्टम का एफबीडी बनाने की बात की, ठीक है, एंड अप्लाई द कंडीशन। क्या कही मैंने बात, सिस्टम ये है, तो तुम यहां पे सिस्टम मान लो कि सिस्टम क्या है, ये हमारे पास ए था बैच, और इस बैच के ऊपर ये बी रखा हुआ है, ठीक है। आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो और यहां पे पुली है ये, ठीक है। आप इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मान लो। आपने इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मान लिया तो इसके अंदर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस पूरे को सिस्टम मानने का मतलब यह है कि आप ये वाला बॉक्स बना लो। कौन सा वाला, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स। अगर ये बॉक्स बन गया तो इसके एफबीडी में आपको क्या दिख रहा है कि बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन फोर्स लग रहा है, बाकी सब फोर्सेस अंदर लग रहे हैं, और वो फोर्सेस कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेस है। और एफबीडी में हम लोग इंटरनल फोर्सेस को नहीं बनाते हैं। तो ये मेथड में हम लोग कर क्या रहे हैं, अलग से ये कर रहे हैं कि हम यहां पे
इस पूरे का सिस्टम मान ले रहे हैं, ठीक है, और वो हमें करना अलाउड क्यों है? क्योंकि हम यहां सिस्टम मान के सिर्फ फोर्सेस की बात करेंगे, सिस्टम मान के फोर्सेस की बात करेंगे कि F net इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x, वो तो करना अलाउड है, तो इसलिए मैं इसको सिस्टम मान पा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन अप्लाई करना है, इसका मतलब क्या है? क्या A और B की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी? यहां पे कंडीशन ये अप्लाई होगी कि सिग्मा F net x दिस शुड बी इक्वल टू M1 A1x प्लस M2 A2x, यही तो कंडीशन अप्लाई करूंगा मैं। और x के लॉन्ग कितना फोर्स लग रहा है? तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स x के लॉन्ग लग रहा है सिर्फ और सिर्फ टेंशन, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्सेस ही बताते हैं। और बॉडी A का मास कितना है? m है, और इसका x के लॉन्ग एक्सलेशन कितना है? a नॉट। यहां हम ओरिजिनल x और ओरिजिनल y की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लस बॉडी B का मास कितना है? m, और बॉडी B का x के लॉन्ग एक्सलेशन कितना है? तो बॉडी B का एक्सलेशन ढंग से जरा ऑब्जर्व करो। बॉडी B जो है इसके पास नीचे की तरफ है a नॉट एक्सलेशन, ये एक्सलेशन है a नॉट, और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाता? मतलब ये वाला एंगल भी क्या होता? थीटा होता। तो इसके दो कंपोनेंट होते, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये हो जाता a नॉट का cos थीटा और ये हो जाता a नॉट का sin थीटा। तो x के लॉन्ग नेट एक्सलेशन कितना आ गया? x के लॉन्ग नेट एक्सलेशन आ गया a नॉट माइनस a नॉट cos थीटा। ये चीज समझ में आई? तो x के लॉन्ग जो नेट एक्सलेशन है वो कितना है? a नॉट 1 माइनस cos थीटा। तो ये एक नई चीज कर रहे हैं हम लोग सिस्टम मान के, ठीक है। और किसी के मन में फिर से बोल रहा हूं, ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हम इसको सिस्टम क्यों मान पा रहे हैं। हम सिस्टम वो वाला नहीं मान रहे हैं, हम इसको रिजिड बॉडी सिस्टम नहीं मान रहे हैं, हम इसको सिस्टम मान रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कि इस पूरे सिस्टम पे एक्स के लॉन्ग कितना फोर्स है उसके लिए सिस्टम माना है, और वो मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये चीज तो अलाउ है हमको लिखना, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये तो आपने क्वेश्चन लिख ली, अब आगे क्या करोगे? तो अभी तक भी हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस सिस्टम को ब्रेक कर देंगे। ये सिस्टम माना है ना, अब इस सिस्टम को ब्रेक करके आप किसी एक बॉडी का एफबीडी बना लो। तो स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 जो है वो है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने y के लॉन्ग नेट फोर्स नहीं बनाया, इस वाले में हम लोगों ने y के लॉन्ग नेट फोर्स नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि बॉडी x के लॉन्ग ही मूव कर रही, तो मैं x के लॉन्ग ही लिखा हुआ है। अगर यहां पे मुझे y के लॉन्ग फोर्स लिखना होता तो y के लॉन्ग भी देखो एक्सटर्नल एक mg आता और ऊपर एक नॉर्मल आ रहा होता y के लॉन्ग, लेकिन हमें वो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि पार्टिकल y के लॉन्ग मूव किया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और यहां पे क्या बोला गया है स्टेप नंबर 4 में? अगर आपको बात करनी है आगे फर्दर, तो आप क्या करो, आप सिस्टम को ब्रेक कर दो एंड ड्रॉ एफबीडी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, एंड अप्लाई द कंडीशन। आप किसी भी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बना लो, ठीक है। तो एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बना लेता हूं, तो मैं एफबीडी बना लेता हूं बी का। अगर मैंने यहां पे बी का एफबीडी बनाया तो ध्यान से देखो बी के एफबीडी में क्या कहानी है। बी के एफबीडी में इस तरफ यहां जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरा mg sin थीटा, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो मेरा लग रहा है mg cos थीटा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको मैं बोल देता हूं n नॉट, ये वाला n डैश लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर की तरफ लग रहा है एक टेंशन फोर्स, और इसके लिए मैं अगर कंडीशन अप्लाई करूंगा तो इसके लिए कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो पहले इसमें मैं बात कर लेते हैं एक्सलेशन के लिए। तो यहां पे आप x और y ऐसे मान लो, इस तरफ x मान लो, इस तरफ y मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। और ऐसे मानने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मेरा पार्टिकल ये मूव कर रहा था इस तरफ a नॉट से, इस तरफ a नॉट से, ये एंगल थीटा, तो आपने दो कंपोनेंट कर लिए, a नॉट cos थीटा और a नॉट sin थीटा। और इसके लिए आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो x के लॉन्ग नेट फोर्स क्या है? तो वो है mg sin थीटा माइनस t, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? इसका x के लॉन्ग एक्सीलरेशन, तो m a नॉट 1 माइनस cos थीटा इसका एक्सीलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी t इक्वल्स टू m a नॉट, ठीक है, प्लस m a नॉट 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? mg sin थीटा माइनस t, इसकी वैल्यू m a नॉट 1 माइनस cos थीटा। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा तो ये बन जाएगा mg sin थीटा, इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम करो, m a नॉट प्लस m a नॉट प्लस m a नॉट, कितना हो गया? 3 m a नॉट माइनस 2 m a नॉट cos थीटा। m कैंसिल हो गए, a नॉट कॉमन ले लो, तो यहां से a नॉट की वैल्यू क्या आ गई? g sin थीटा 3 माइनस 2 cos थीटा। और याद करो, थोड़ी देर पहले यही तो आंसर आया था, और इस वाले में आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है और जल्दी आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये अप्रोच अच्छी क्यों है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपको कम कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है और काफी लॉजिकल चीज है। बस कितना डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इस बार आपने इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी ना बना के पहले सिस्टम का एफबीडी बनाया, फिर एक बॉडी का एफबीडी बनाया, सॉल्व कर लिया। ये समझ में आया? और सिस्टम का एफबीडी बनाने से फायदा ये हो गया कि हमें बहुत सारे फालतू फोर्सेस n1 n0 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना उसके काम हो गया। समझ में आया ना कि हम यहां पे इस n0 को हमने इक्वेशन में लिखा ही नहीं कहीं भी, ये चमका, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि ये n0 की वैल्यू भी निकालो, तो क्या निकाल सकते थे? क्या हम लोग निकाल सकते थे? कैसे निकालते? तो देखो, अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता इसका पार्ट बी कि फाइंड वैल्यू ऑफ n0, तो n0 की वैल्यू कैसे निकालते? तो मैं वो जरा सॉल्व करके बता देता हूं। इसमें यहां से तुमसे ये भी पूछ सकते थे फाइंड वैल्यू ऑफ n0। n0 क्या है? नॉर्मल फोर्स बिटवीन a एंड b। तो इसके लिए क्वेश्चन लिखता मैं इस तरफ कि सिग्मा एफ बाय इज इक्वल टू एम ए बाय फॉर बॉडी b लिख देता मैं। और क्या इक्वेशन बनती? पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, देखो a नॉट साइन थीटा से, तो इक्वेशन बन जाती mg cos थीटा माइनस n0, इसकी वैल्यू m a नॉट साइन थीटा। मतलब n0 की जो वैल्यू है वो हो जाती है mg cos थीटा माइनस m a नॉट साइन थीटा। और a नॉट की वैल्यू अभी निकाल ही चुके हो 2 मिनट पहले, तो a नॉट की वैल्यू छाप दो, आपको क्या मिल जाएगा? n0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, कि यहां पे चल क्या रहा है। तो ऐसे ही मैं एक आध क्वेश्चन और लिख तुमको सॉल्व करने के लिए देता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप सोचो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी क्लास में इसको सॉल्व करो न्यूटन लॉस ऑफ सिस्टम से, और घर पे फिर इसको ट्राई करना नॉर्मल मेथड से, जहां पे हमारे बॉडी का एफबीडी बना के सॉल्व कर रहे थे, मेथड नंबर 1। तो अभी सॉल्व करो उसको मेथड नंबर 2 से, अभी जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं, और बाद में घर पे जाके मेथड नंबर 1 से भी ट्राई करना, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मेथड में ही कंफर्टेबल फील होना जरूरी है। चलो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन में आपको ये एक वेज है, वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लॉक है वो अपने आप नीचे स्लाइड करने लग जाएगा, क्योंकि होगा क्या, इसके mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये वाला ब्लॉक जो प्लस एक्स का लॉन्ग जाएगा, तो आपको बोला गया है a नॉट और a' की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे एक ही ब्लॉक a है बहुत बड़ा, ठीक है, दोनों का मास m है, इस क्वेश्चन में दोनों का मास m है, तो ये जा रहा है प्लस एक्स के लॉन्ग, और ये प्लस एक्स के लॉन्ग जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे भी गिरेगा और प्लस एक्स के लॉन्ग भी जाएगा, क्योंकि यहां भी सेम कंडीशन दी हुई है कि ये चिपक के जाना है साथ में, ठीक है। तो आपको a और b दोनों का एक्सटेंशन निकालना है, साथ में आपको कुछ और चीजें पूछी गई है कि ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिलेशन कितना है, ग्राउंड और a के बीच में नॉर्मल रिलेशन कितना है, और ये टेंशन फोर्स कितना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट, आप फटाफट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो वही चीज है कि आप क्या करो, यहां पे कांस्टेंट रिलेशन निकालो। लेकिन क्या आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि यहां कोई कांस्टेंट रिलेशन होगा? मुझे तो कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा,
राइट। तो मुझे कांस्टेंट रिलेशन को देख के समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कांस्टेंट रिलेशन अभी भूल जाता हूं, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आप क्या करो, आप यहां पे हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन लिखो। तो अगर आप बॉडी ए की बात करोगे यहां पे, ठीक है, तो बॉडी ए जो है, बॉडी ए इस तरफ जा रही है ए नॉट से, और बॉडी बी जो है, बॉडी बी नीचे की तरफ आ रहा है ए डैश से, साथ में इस तरफ ए नॉट से भी जा रहा है। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉडी बी का एक्सप्रेशन क्या है, इस तरफ ए डैश और इस तरफ ए नॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये ओरिजिनल एक्स और ओरिजिनल वाई के अलॉन्ग की बात कर लेता हूं और सिस्टम मान के इसका एफबीडी बना देता हूं, इसका मैं एफबीडी बनाता हूं सिस्टम मान के। तो सिस्टम मान लिया तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स के अलॉन्ग ना, इस पूरे सिस्टम पे एक्स के अलॉन्ग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो फिर मैं क्या कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं, मैं कंडीशन अप्लाई कर सकता हूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ नेट एक्स इज इक्वल टू m1 a1 x प्लस m2 a2 x। यहां पे नेट फोर्स कुछ नहीं है तो ये जीरो आ गया। m1 x इसका मास m है, एक्सेलरेशन a नॉट है। m2 x इसका मास m है और एक्सेलरेशन अलोंग x के अलोंग कितना है, तो ये भी एंगल थीटा है। तो ये कंपोनेंट हो जाएंगे दो कंपोनेंट, ये आ जाएगा a डैश का cos थीटा, मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन है a नॉट माइनस a डैश का cos थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m a नॉट, इसकी वैल्यू माइनस m a नॉट प्लस, या ये वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको इस तरफ भेज दिया तो ये m a नॉट, इसको इस तरफ भेज दिया तो माइनस a नॉट माइनस a डैश cos थीटा। m से m कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये a नॉट इस तरफ आके कितना हो जाएगा 2a नॉट, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस a डैश का cos थीटा। तो यहां से मेरे को ये कांस्टेंट रिलेशन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट रिलेशन है वो आपको नॉर्मली देख के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आपने कंडीशन अप्लाई की सिस्टम बना के, तो वहां से आपको क्या मिल गया, वहां से आपको कांस्टेंट रिलेशन मिल गया ए और बी के बीच में। अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, अब मैं किसी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बनाता हूं, किसी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बनाता हूं, तो क्यों ना मैं बॉडी बी का एफबीडी बना लूं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बना रहा हूं और मैं एफबीडी बना रहा हूं यहां पे किसका, बी का। तो अगर मैं यहां बी का एफबीडी बनाऊं, ये बॉडी बी है मेरे पास, तो इस तरफ लगेगा mg का sin थीटा, इस तरफ लगेगा mg का cos थीटा, उस पर लगेगा नॉर्मल, और इस बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है a डैश और ये है a नॉट और ये एंगल थीटा है, जिसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा a नॉट cos थीटा और एक हो जाएगा a नॉट sin थीटा। और मैं इसको x और इसको y मान के सॉल्व कर लेता हूं। तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है कितने, mg sin थीटा से। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी mg sin थीटा, राइट। ये फोर्स है नीचे की तरफ और नेट एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ, वो है m a डैश माइनस a नॉट cos थीटा। m से m कैंसिल हो गया, ये बन गया g sin थीटा, इसकी वैल्यू a डैश की वैल्यू छाप दो, a डैश की वैल्यू यहां से छापोगे कितना आ जाएगा, 2a नॉट बाय cos थीटा, 2a नॉट बाय cos थीटा माइनस a नॉट cos थीटा, ये हमारा बन गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा g sin थीटा, इसकी वैल्यू a नॉट कॉमन निकाल ली, ये आ जाएगा 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहां से आपको a नॉट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मिल जाएगी, और a नॉट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a नॉट की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपको a नॉट की वैल्यू मिल गई, और a नॉट की वैल्यू को, ठीक है, यहां से आपको a डैश की वैल्यू मिल जाएगी, a डैश की वैल्यू क्या है, 2a नॉट बाय cos थीटा। तो यहां से आपको a और b दोनों का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जब आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाए ए और बी का, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ग्राउंड फ्रेम में। तो ए और बी का जब एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाए तो आप ग्राउंड फ्रेम में लिखना, और ग्राउंड फ्रेम में क्या आंसर्स होंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो तो ए नॉट ही होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है ग्राउंड फ्रेम में एक्स के अलॉन्ग कितना है, ए नॉट, तो ए डैश के कंपोनेंट होंगे, इस बार किसके कंपोनेंट होंगे, ए डैश के कंपोनेंट होंगे, ये एंगल थीटा होगा। तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस ए डैश का cos थीटा आई कैप माइनस
ए डैश साइन थीटा जे कैप, ये कंपोनेंट कर लिए मैंने और डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर आएगा फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ए नॉट और ए डैश की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहां पे कर लेते हैं बातें आगे। सबसे पहले तो कुछ कांस्टेंट रिलेशन समझ में आ रहा है क्या यहां पे? तो यहां पे कांस्टेंट रिलेशन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये जो ब्लॉक है ए नॉट से आगे जाएगा तो ये लेंथ जो है वो कम होगी ए नॉट से, और ये वाली लेंथ भी ए नॉट से कम होगी। मतलब बी जो है वो नीचे की तरफ आएगा 2 ए नॉट से, और इस तरफ जाएगा ए डैश से, इस तरफ जाएगा ए नॉट से। ये समझ में आया? तो सबसे पहली चीज तो मैंने यही निकाल लिया कि यहां पे अगर ए के एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए जो है वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए से, और बी जो है बी नीचे की तरफ आ रहा है 2 ए नॉट से और इस तरफ जा रहा है ए डैश से। ये मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश नहीं है, ए नॉट ही है, ठीक है। हाँ, और बताओ अब क्या बोला गया है? मैं अब सिस्टम मान की कंडीशन अप्लाई कर दूं। अगर मैं यहां सिस्टम मान के कंडीशन अप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखना, ये जो मैं सिस्टम मानूंगा ना, इस पूरे सिस्टम में एक टेंशन फोर्स ये लग रहा है और एक टेंशन फोर्स ये लग रहा है। क्या सिस्टम माना मैंने? अभी तो समझ में आ गया होगा, मैंने इस पूरे को सिस्टम माना है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? एक टेंशन ये और एक टेंशन ये, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कंडीशन लिखूंगा सिग्मा एफ नेट एक्स इज इक्वल टू m1a1x प्लस m2a2x, तो काफी आसान है लिखना। एफ नेट कितना है? 2t। m1x मास, ए का मास कितना है? ए का मास m है, तो m a नॉट। बी का मास कितना है? m, और x के लॉन्ग एक्सेलरेशन a नॉट। मतलब 2t की वैल्यू 2m a नॉट आ गया, तो यहां से सॉल्व करने पे t की वैल्यू कितनी आ गई? m a नॉट आ गई। पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप क्या करो, सिस्टम को ब्रेक कर दो और किसी एक का एफबीडी बना लो, ये तो होता है। इसके बाद आप सिस्टम को ब्रेक करके किसी एक का एफबीडी बना लो। तो मैं बी का एफबीडी बना लेता हूं। मैंने बी का एफबीडी बनाया, तो बी का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर लगेगा टेंशन टी, नीचे लगेगा इसका mg, और इस तरफ लगेगा इसका नॉर्मल डायरेक्शन n नॉट। तो बी का एफबीडी बना के मुझे क्या समझ में आया? अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसके लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल 2 ए नॉट से इधर आ रहा है, ए नॉट से इधर जा रहा है। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर लेता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, मतलब सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। सिग्मा एफ वाई है mg माइनस टी, इसकी वैल्यू, इसका मास m और एक्सेलरेशन 2 ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेता हूं, तो मेरे को काफी अच्छा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है t इज इक्वल टू m a नॉट, और ये लिखा हुआ है mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m a नॉट। ये आ गया mg इज इक्वल टू 3m a नॉट, m से m कैंसिल, a नॉट की जो वैल्यू है वो आ गई g/3। मतलब मुझे a और b दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया सॉल्व करने पे। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। आगे क्या बात करनी है? आगे मुझे ये n नॉट भी निकालना है, n डैश भी निकालना है। तो अगर n नॉट निकालना है तो क्यों ना मैं इसी के लिए क्वेश्चन लिख दूं। इसी के लिए अगर मैं सिग्मा एफ एक्स लिखता तो क्या इसका सिग्मा एफ एक्स आता m इंटू ए नॉट, राइट? m इंटू सिग्मा एफ एक्स आता m ए एक्स, बोले तो ये आ जाता n नॉट, इसकी वैल्यू m इंटू ए नॉट के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 3 से आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी किसकी? n नॉट की। तो अब मैं ये सब जो भी लिखा हुआ है इसको हटा देता हूं और नीट एंड क्लीन लिखते हैं जो भी लिखना है मेरे को। तो देखो मैंने यहां से ए नॉट निकाल लिया, तो मुझे ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। मुझे यहां से ए का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है g/3, बी का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है g/3 और नीचे की तरफ है 2g/3। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने इनके एक्सेलरेशन लिख लिए। और क्या चाहिए? मुझे n नॉट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने n नॉट की वैल्यू ये जो है वो m ए नॉट के बराबर है, बोले तो mg/3 के बराबर है, ये भी लिख लिया मैंने। और क्या चाहिए? और मुझे चाहिए इस n डैश की वैल्यू, और n डैश की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a का
एफबीडी बनाना पड़ेगा। और ए का एफबीडी बनाऊंगा तो ध्यान से देखो, ये टेंशन लगी हुई है, यहां पे टेंशन फोर्स टी, यहां पे टेंशन फोर्स टी, ठीक है। और नीचे लगेगा इसका खुद का mg, ऊपर लगेगा एक एनडेस, और ये जो पीछे की तरफ है ये लग जाएगा एन नॉट। और कुछ चाहिए क्या? बस और क्या लगेगा, एक इधर टेंशन और लग जाएगा। ये ए का एफबीडी है। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात करनी है। मतलब अगर मैं इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो क्या यहां पे सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल वाई डायरेक्शन में तो कहीं मूव किया ही नहीं है। और सिग्मा एफ वाई जीरो होना चाहिए, तो सिग्मा एफ वाई देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है एनडेस, नीचे लग रहा है टी, और नीचे लग रहा है mg। ये समझ में आया? ठीक है। बट उससे पहले मुझे टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां टी की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो चलो टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। टी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। वहां पे टी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1, ये देखो टी की वैल्यू कितनी है यहां से, टी की वैल्यू जो है वो है mg/3। कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो टी की वैल्यू हम पहले निकाल ही चुके हैं, mg/3 के इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां अगर इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन डैश की वैल्यू आ जाएगी टी प्लस mg। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, टी mg और एन डैश सही है। तो एन डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम डैश की वैल्यू है टी की वैल्यू mg/3 प्लस mg, कितना आ गया 4mg/3। ये समझ में आया? तो कितना भी खतरनाक सा क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो, कितना भी गंदा सा क्वेश्चन लग रहा हो, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। कि तरीका तो वही है कि हम क्या कर रहे हैं, कंस्टलेशन निकाल रहे हैं और हर एक बॉडी का एफबीडी बना के सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर हमको रियलाइज हुआ कि हम इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बनाते हैं तो मेहनत बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैंने ये एफबीडी बनाया तो यहां सिग्मा एफ वाई में लिखता, सिग्मा एफ एक्स में लिखता तो टी आता, एन नॉट आता। तो क्या है, इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बनाने में इक्वेशन ज्यादा बन जाती है। तो हमने बोला कि सिस्टम का एफबीडी बना लिया करो। सिस्टम का एफबीडी बना के हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम सीख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो आई होप ये सारी कहानी तुमको समझ में आ गई है। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। चलो सामने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सटेंशन निकालना है हर एक बॉडी का। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये जो इस बॉडी ए है, ये बॉडी ए तुम्हारी इस तरफ आगे जाएगी ए नॉट से, जिसकी वजह से बॉडी बी जो है वो भी ऊपर जाएगी ए नॉट से। ये कांस्टेंट रिलेशन मैं खुद ही लिख के बता रहा हूं। ठीक है, तो ये ए नॉट से आगे जाएगा तो ये ए नॉट से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में बी ए नॉट से आगे भी जा रहा होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो हर इंस्टेंट पे एंगल थीटा चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने पूछा है कि इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताओ क्या एक्सेलेरेशन होगा। राइट, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है वो इस तरफ आ रहा होगा ए नॉट से, और ये इस तरफ जा रहा होगा ए डैश से। राइट, तो आपको ए नॉट और ए डैश इनकी वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3 बॉडी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया हुआ है, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि यहां पे हो क्या रहा है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये वाला पार्टिकल मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा, जो बॉडी बी है वो इस तरफ आ जाएगी। राइट, तो मैं मान लेता हूं कि बॉडी बी मेरी इस तरफ आ रही है ए नॉट से, और बॉडी बी मेरी इस तरफ ए नॉट से आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये 0, ये ए नॉट। राइट, तो ये नीचे कितने से जाएगा, ये नीचे जाएगा हमारा ए नॉट बाय 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा नीचे जा रहा होगा कितना, ए नॉट बाय 2 से। ये समझ में आ गया? और अगर मैं ए और इसकी बात करूं तो यहां पे ये जो बॉडी है, ये देखो ये लेंथ कितने से कम हो रही होगी, सिंस से पुली से कनेक्टेड है, तो ये लेंथ ए नॉट से कम हो रही होगी, तो ये लेंथ ए नॉट से बढ़ेगी। मतलब ये नीचे आ रहा होगा ए नॉट से और आगे जा रहा होगा ए नॉट से। तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको हर एक बॉडी का एक्सेलेरेशन वाला कांस्टेंट रिलेशन पहले लिख के बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी कहानी है, सिस्टम बनो, एफबीडी बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करना। चलो देखते हैं क्या आंसर है।
चलो सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, क्या कहानी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। यहां पे आपने क्या किया, आपने हर एक बॉडी का एक्सप्रेशन तो पहले से लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सिस्टम मान लेता हूं। तो सिस्टम किसको मानूंगा, मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा, ए और बी के कॉम्बिनेशन को, राइट। तो ए और बी के अगर मैंने कॉम्बिनेशन को सिस्टम माना है तो मैं अलग से एफबीडी बनाता हूं, इसका सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सिस्टम है और सिस्टम पे ये हमारी पुली लगी हुई है। तो इस तरफ फोर्स, एक सेकेंड, हमें सिस्टम पूरा ही मानना है, ठीक है, जिसमें हमारा बी भी आ रहा हो। तो यहां पे मैं इस पुली को भी सिस्टम का ही पार्ट इंक्लूड कर लेता हूं। तो क्या आपको देख के यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां पे एक इस तरफ फोर्स लग रहा है 3mg, ठीक है, और ये वाला फोर्स तो सिस्टम का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला टेंशन फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे ये वाला जो फोर्स है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। तो सिस्टम मैंने इसको माना हुआ है, इस पूरे को। तो ये टेंशन एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो पीछे की तरफ एक टेंशन और लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे। और यहां पे अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं कि ये सिस्टम मान लिया हमने, यहां पे अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m1a1x प्लस m2a2x, तो क्या बनेगा, देखो सिग्मा एफ एक्स कितना है 3mg माइनस टी, 3mg माइनस टी, इसकी वैल्यू m1a1, तो 2m, इसका एक्सलेशन कितना माना a0, प्लस m2 कितना है am, और इसका एक्सलेशन कितना माना a0। तो यहां से कंडीशन क्या बन गई, 3mg माइनस टी इज इक्वल टू 3ma0। तो जो इक्वेशन बन गई है ये हमारी बन गई है, कहां लिखूं मैं इसको, इधर ही लिख दूं, 3mg माइनस टी इज इक्वल टू 3ma0, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप किसी भी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बना लो। तो सिंगल बॉडी का एफबीडी बना लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं बी का एफबीडी बना लेता हूं, ठीक है। और बी का एफबीडी बना लेते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। और अब हम बी का एफबीडी बना रहे हैं, तो बी का मैंने एफबीडी यहां पे बना दिया। बी के एफबीडी में देखेंगे तो ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है एक mg, और इस तरफ लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या चाहिए हमको, y के अलोंग इक्वेशन लिख लूं मैं, y के अलोंग इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस टी, क्योंकि अच्छा सॉरी पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg, इक्वेशन बन जाएगी t माइनस mg, राइट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल, ma0 के इक्वल। तो m पार्टिकल ऊपर जा रहा है a0 से, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन लिखी हुई है, इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों इक्वेशंस का क्या कर दो, सम कर दो। इन दोनों का सम करोगे तो ये बन जाएगा 3mg माइनस mg, 2mg हो गया, उसकी वैल्यू 4ma0। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 2mg, इसकी वैल्यू 4ma0, m से m कैंसिल, a0 की जो वैल्यू है वो आ गई g/2। ये समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है, g/2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है कि हमें यहां पे हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। बट उससे पहले मैं कांस्टेंट रिलेशन निकाल लूं, और कांस्टेंट रिलेशन क्या आ रहा है तो देख के समझ में आ रहा होगा कि a0 की जो वैल्यू है वो a डैश के cos थीटा के बराबर है, a डैश के cos थीटा के बराबर है। कैसे बोला मैंने, ये लेंथ a0 से बढ़ रही है तो ये लेंथ कितने से कम हो रही है, a डैश के cos थीटा से कम हो रही है। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, तो यहां पे तो सिस्टम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात कर लो, ठीक है। तो ये बॉडी, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, यहां पे ऊपर लगेगा t, नीचे लगेगा mg, यहां पे किसी इस एंगल थीटा पे लगेगा t और पार्टिकल इस तरफ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या लग रहा होगा, एक खुद का एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ये रॉड के साथ कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल लग रहा होगा। ये समझ में आ रहा है, यहां पे रॉड के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लग रहा होगा एक, ठीक है। इस रिंग का एफबीडी बनाया मैंने, इसका एफबीडी बनाया। इसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है, mg माइनस टी, इसकी वैल्यू ma0, इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, t का cos थीटा, t का cos थीटा, ये x के लॉन्ग फोर्स लगेगा और इसकी वजह से ये जो रिंग है वो x के लॉन्ग मूव कर रही होगी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m a डैश, और इसमें m a डैश को आप a डैश की वैल्यू यहां छाप दो। a डैश की वैल्यू क्या है, a0 का, a0 बाय cos थीटा, तो ये आ जाएगा m a0 sec थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को थोड़ा
3 को और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, 3 को और मॉडिफाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एम ए नॉट डिवाइड में कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 3.1। इक्वेशन नंबर 3.1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एम जी माइनस टी, इसकी वैल्यू एम ए नॉट, और इस तरफ लिखा हुआ है टी इज इक्वल्स टू एम ए नॉट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3.1 सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम जी, इसकी वैल्यू एम ए नॉट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से आपको ए नॉट की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी जी डिवाइड बाय 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका ए नॉट का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर आपको ए डैश की वैल्यू निकालनी हो तो आपकी ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू है ए नॉट बाय कॉस थीटा, राइट। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा था, मेहनत है, हमने मेहनत कर ली, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे 3-4 बॉडी गिवन है, हमें ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे को साफ करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो आप इसको सिस्टम मान के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो इन दोनों के लिए तो हमने ऑलरेडी सॉल्व करना आता ही है, हमको सिस्टम मान के सॉल्व कर लेंगे। तो सिस्टम मानेंगे यहां पे इस पूरे को, तो इस पूरे को सिस्टम मानेंगे तो एक टेंशन फोर्स ये लगेगा और एक टेंशन फोर्स ये लगेगा, और कुछ फोर्स है क्या, नहीं। तो जब पूरे को सिस्टम माना तो हमारा क्या बना, जब हमने पूरे को सिस्टम माना तो हमारा यहां पे इस सिस्टम में ए और बी दोनों है, और एक फोर्स टेंशन यहां लगा, एक फोर्स टेंशन यहां लगा। तो यहां सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m1 a1 x प्लस m2 a2 x अप्लाई कर दिया। सिग्मा एफ एक्स कितना है, नेट फोर्स 2t। m1 क्या है, m1 है मेरा a, ठीक है, इसका मास a है, एक्सलेशन a नॉट, तो यह आ जाएगा m a नॉट प्लस m2 कितना है m, इसका एक्सलेशन कितना है a नॉट। तो यहां से t की वैल्यू m a नॉट के इक्वल आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और क्या करना है उसके बाद, फिर आप क्या करो, एक सेकेंड मैंने कुछ गलती कर दी है। हाँ, क्या गलती कर दी है कि ये टेंशन और ये टेंशन सेम नहीं है, अलग अलग टेंशन है। तो ये है T और ये है T डैश, ये समझ में आया ना, ठीक है। तो ये T है, ये T डैश है, तो मेरे को यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये लिखना पड़ेगा T प्लस T डैश, या T1 T2 मान लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने T और T डैश मान लिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा T प्लस T डैश, इसकी वैल्यू 2m a नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन किसके लिए लिख लेते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम बॉडी बी के लिए। बॉडी बी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो बॉडी बी कैसे है, देखो बॉडी बी ये है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है t, और ये जो बॉडी है वो इस तरफ जा रही है a नॉट से, साथ में और फोर्सेस भी लग रहे हैं, नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन उसके बारे में हमको बात करनी नहीं है, ये नॉर्मल भी लग रहा है इस तरफ, ठीक है, और पार्टिकल इस तरफ a नॉट से भी जा रहा है, लेकिन हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ y के अलॉन्ग से मतलब है। तो यहां पे इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी mg माइनस t, इसकी वैल्यू m a नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। और मैं क्या करूं, साथ में मैं बात कर लेता हूं बॉडी सी के बारे में। तो बॉडी सी का एफबीडी बनाऊंगा तो बॉडी सी पे नीचे की तरफ लगेगा एक mg, अच्छी बात है, और अगर ये टी डैश है, ये टी डैश है, तो ये कितना हो जाएगा 2t डैश, तो ऊपर लग जाएगा 2t डैश, और ये बॉडी नीचे जा रही है a नॉट बाय 2 से। इसके लिए जो इक्वेशन है वो है mg माइनस 2t डैश, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसका मास इंटू a नॉट बाय 2, इक्वेशन नंबर 3।
क्या करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को लिख लो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये है t प्लस टी डैश, इसकी वैल्यू 2m0, ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 2 है mg माइनस टी, इसकी वैल्यू m0। इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा mg बाई 2 माइनस टी डैश, इसकी वैल्यू ma0/4। ये समझ में आया ना क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे इन सबका सम करके 0 करना था। तो यहां 2t आ रहा है, पहले डिवाइड कर दूं 2 से, काम चल जाएगा मेरा। ये क्वेश्चन बन गई, इसे बता दूं जो भी लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहां पे इसका सम कर दिया तो ये टी डैश ये सब कैंसिल हो गए। इस तरफ कितना बन गया, mg प्लस mg/2, 3mg/2। और इस तरफ कितना बन गया, 3ma0 प्लस ma0/4, तो 3ma0 प्लस ma0/4। ये m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर लिखा हुआ है 3g/2 और इस तरफ कितना लिखा हुआ है, ये 12 प्लस 1 13, तो 13a0/4, ठीक है। ये आ गया इस तरफ 2। तो यहां से a0 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, a0 की वैल्यू यहां से आ गई 6g डिवाइडेड बाय 13। आई होप ये सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं मैं, ठीक है। वही सेम तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, यही तरीका है। एक सिस्टम मान लो, एफबीडी बना लो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर लो। या फिर आपकी इच्छा है, आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तो आप इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बनाओ, उसके लिए इक्वेशन लिखो, उसको सॉल्व कर लो। सिंपल सी कहानी है और कुछ खतरनाक नहीं है। समझ में आया? तो ये सब कहानी की बात हो चुकी है। अब एक लास्ट कांस्टेंट रिलेशन और रह गया है, वो है हमारा वेज कांस्टेंट रिलेशन। तो तुम्हें अभी तक रियलाइज हो गया होगा कि कांस्टेंट रिलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरे एनएलएम में, राइट? तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और आज की कहानी में ये समाप्त कर रहा हूं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अपन जूम क्लास में बात करेंगे, ठीक है? चलो।